नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो हमारी लास्ट यूनिट है रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग की, जिसका नाम है रेमिडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा? रेमिडियल मेजर्स का मतलब होता है बचाव के तरीके। जो भी हमारी बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आते हैं उनके बचाव के तरीके या फिर उनको ठीक करने के तरीके, इन सभी तरीकों के ऊपर ये हमारी यूनिट है। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडरेशंस, ओके, सरफेस प्रिपरेशन टेक्निक्स फॉर रिपेयर, सरफेस को रिपेयर करने से पहले हम कैसे तैयार करते हैं, तो उन टेक्निक्स के बारे में भी, जैसे ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले इनको सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये वीडियो के नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसा शो हो जाएगा, और साथ ही ये जो बेल आइकन है इस पर आप क्लिक करते हैं और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उनसे आप बेनिफिट गेन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये चैप्टर किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि किस लिए है। विद द यूज ऑफ बेस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, गुड वर्कमैनशिप for construction under sincere and experienced supervision, we get a building structure with negligible defects and with extended life span। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उस पर हम क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, जैसे अच्छा सुपरविजन अगर हम कर रहे हैं, उसकी निगरानी अच्छी कर रहे हैं बनते वक्त, उस पर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो अच्छे से निगरानी कर रहे हैं, हमारा जो मटेरियल उस पर यूज़ हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें जो वर्कमैनशिप है, जो उस पर कारीगर काम कर रहे हैं वो स्किल्ड हैं, तो उसकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पता ही है, ख़राब क्वालिटी का मटेरियल जब हम बिल्डिंग में लगाते हैं तो एज़ कम्पेयर टू गुड क्वालिटी मटेरियल जब हम बिल्डिंग में लगाते हैं तो लाइफ में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। वो बिल्डिंग आपकी जल्दी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, नेचुरल इफ़ेक्ट्स उस पर जल्दी पड़ते हैं। ओके, जबकि जो हमारा गुड बिल्डिंग होगी, गुड बिल्डिंग मटेरियल हम इसमें लगाया होगा, उस पर थोड़ा ये लेट असर करती है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, डिफेक्ट डू अकर इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो बिल्डिंग में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, उनको हम ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, तो बिल्डिंग मटेरियल की भी एक लाइफ होती है, तो वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं और हमारी पूरी बिल्डिंग भी धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है। ठीक है, इन सच सिचुएशन रेमेडियल मेजर्स आर नीडेड टू रिपेयर दिस डिफेक्ट्स। इन्हीं सिचुएशंस में हमें बचाव के तरीके अपनाने होते हैं। ओके, repair means good making, but prior to any repair work it is essential to establish the extent and root cause of problem। ओके, तो हमें क्या करना है, रिपेयर करने से पहले उसका जो डिफेक्ट है उसका अच्छे से निरीक्षण हमें करना होता है। निरीक्षण का मतलब क्या है, वो किस वजह से डिफेक्ट हमारी बिल्डिंग में आ रहा है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। या तो वो कहीं से वाटर की सीपेज है, सीलन है, आपकी डैम्पनेस है, उसकी वजह से आएगा। ठीक है, या फिर पुअर क्वालिटी मटेरियल आपने यूज़ किया है उसकी वजह से आएगा, या फिर डिज़ाइन आपने जो किया है या करवाया है किसी से, उसमें अगर अच्छे से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन उसने यूज़ नहीं किए हैं तो उसकी वजह से भी हमारे घर में डिफेक्ट आता है, बिल्डिंग में डिफेक्ट आता है। ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव आपको पता है, पहले से ही हम एडवांस में कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हैं जिससे हमारे बिल्डिंग में डिफेक्ट नहीं आते। तो पहले से ही तैयारी रखना अपने बिल्डिंग को बचाने की, तो वो होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, जैसे इसमें कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने डिस्कस किए हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज। जब हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं
by following standard design criteria and selection good quality construction material. Okay. अगर हमें बिल्डिंग अच्छी बनानी है जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो और हमें मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम हो, तो हमें स्टार्टिंग से ही उस पर अच्छा ध्यान देना होगा। जैसे जब भी हम डिज़ाइन करवाते हैं अपनी बिल्डिंग का या डिज़ाइन खुद करते हैं, तो उसमें हमने जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए गए हैं IS कोड के द्वारा, उनका उसमें फॉलो करना होता है। ठीक है। गुड हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल है वो हमें उसमें यूज़ करना होगा। ओके। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज बाय अडोप्टिंग गुड वर्कमैनशिप, यानी कि जो वहाँ पे आदमी काम कर रहे हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल हों, अच्छे काम करने वाले हों, स्टैंडर्ड टेक्निक्स उनको पता हो, सिंसियर और एक्सपीरियंस सुपरविजन हो, यानी कि कोई एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे सुपरवाइज करे उनको, और जिससे कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम बहुत ही हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, और जो हमारा मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो आता तो है बट काफ़ी लंबे टाइम के बाद आता है। ठीक है। ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज पीरियोडिकली इंस्पेक्शन शुड बी कैरिड आउट। अब जब इंस्पेक्शन हमें करना है बिल्डिंग के बनने के बाद 5-10 साल बाद हम जो उसको इंस्पेक्शन करेंगे वो काफ़ी अच्छे से इंस्पेक्ट करना होता है। ठीक है। डिफेक्ट तो हमारे आने स्टार्ट हो जाते हैं और उनको हम धीरे धीरे, जैसे आपके घर पे ये वाइट वॉश आप कराते हैं, पेंट करवाते हैं, तो धीरे धीरे वो उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मोस्टली हमारा डैम्पनेस की वजह से होता है। ठीक है। तो डैम्पनेस का कहाँ से आना है, कहीं से लीकेज है आपके घर में, तो उसका आपको पता करना है। सबसे पहले लीकेज को आप ख़त्म करेंगे, उससे आपका जो दीवार है या फर्श है, छत है, उसमें आपकी सीलन नहीं आएगी और उससे आपका पेंट बच जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हमें सबसे पहले अच्छे से उसका इंस्पेक्शन करना होता है कि ये डिफेक्ट किस वजह से आ रहा है। ओके। द रूट कोज ऑफ दिस डिफेक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएट रिपेयर स्ट्रेटेजी शुड बी वर्कड आउट। ओके। तो हमें जो रूट कोज अगर हमें पता लग जाता है, मेन रीज़न हमें पता लग जाता है किसी भी डिफेक्ट का, तो उसके लिए हमें उस पर अच्छे से काम करना होगा और उस डिफेक्ट को वहाँ से हटाना होता है। ठीक है। अगर हमें मेन रीज़न, मेन जो रूट कोज है उसको ही हमने ठीक कर दिया तो बिल्डिंग में डिफेक्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ओके। सरफेस प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, सरफेस को प्रिपेयर कैसे करना है। ये देखिए, इस फिगर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक दीवार से प्लास्टर उतर रहा है, बिल्कुल उखड़ा हुआ है, और काफ़ी सारे इस पर लूज पार्टिकल्स, लूज मटेरियल यहीं पे लगे हुए हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट इस पे मोर्टार, सीमेंट का जो मोर्टार है, इस पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ दिन तो ये ठीक दिखाई देगा, बट कुछ दिनों बाद ये जो लूज मटेरियल है, लूज पार्टिकल है, इनके साथ हमारा मोर्टार उतरना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग इसके साथ अच्छी नहीं बनी। ठीक है। ये जो ओल्ड सरफेस है, ओल्ड मटेरियल है, इसके साथ हमारा जो नया बॉन्डिंग मटेरियल हम इस पे लगाएंगे वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसे जो सरफेस होते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करना होता है। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है। डस्ट पार्टिकल, कोई भी अदर केमिकल, कोई लकड़ी, घास फूस, कुछ भी ऐसा पार्टिकल यहाँ पे ना हो जो कि हमारे बॉन्डिंग में अवरोध पैदा हो। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने सरफेस को जहाँ पे डिफेक्ट हो उस सरफेस को पहले प्रिपेयर करना होता है। तो प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया है, तो आइए देखते हैं। देखिए, कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे फर्स्ट हमारी है एसिड ईचिंग, दूसरा है केमिकल क्लीनिंग, फिर है सैंड ब्लास्टिंग, सोट ब्लास्टिंग, स्टीम क्लीनिंग और वैक्यूम क्लीनिंग। ओके। तो कुछ टेक्निक्स के बारे में आपको पता होगा बट कुछ के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम एसिड ईचिंग। एसिड ईचिंग क्या होता है, एसिड यानी कि जो अम्ल होता है, जो हमारा एसिड होता है, उसके द्वारा हम सरफेस को ट्रीट करते हैं। ठीक है। ये देखिए, इस फिगर में देखिए, ये कंक्रीट का सरफेस है जिस पे हमने केमिकल अप्लाई किया। अब केमिकल अप्लाई,
जो एसिड हमने इस पर अप्लाई किया, एसिड को अप्लाई करने के बाद ये ऐसा दिखाई दे जाता है। कई बार आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब एसिड से हम कोई काम करते हैं जनरली टॉयलेट वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो वो जब एसिड फर्श पे गिर जाता है तो वहाँ पे दाग धब्बे अलग से दिखाई देते हैं, वाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, और कुछ दिनों बाद वहाँ से सीमेंट उखड़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? जब एसिड सीमेंटेड फर्श पे या फिर मार्बल के फर्श पे गिरता है तो उसके साथ वो रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनाया होता है हमारा मार्बल, और कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा सीमेंट में भी होता है। तो एसिड उनके साथ रिएक्ट करता है और उसको धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म कर देता है, और इसी की वजह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रफ सरफेस ये हमें मिल जाता है। ओके, तो रफ सरफेस ही हमें चाहिए होता है जब हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, रफ सरफेस क्यों होता है? आप कोई बिल्कुल शाइनिंग सरफेस पे मोर्टार अप्लाई कीजिए और आप किसी रफ सरफेस पे मोर्टार को अप्लाई कीजिए, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी वहाँ होगी जहाँ पे रफ सरफेस होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप प्लास्टर को अप्लाई करते हैं तो वो इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जबकि रफ सरफेस में ये ग्रिप अच्छी बन जाती है और इस पर आप मोर्टार काफ़ी लंबे समय के लिए चिपका रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी टाइल वर्क भी हम करते हैं तो दीवारों पे रफ सरफेस हम पहले उसको रफ करते हैं, उसके बाद ही टाइलें वहाँ पे चिपकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्लेन सरफेस पे कभी कोई टाइलिंग वर्क करें और वो लंबे समय के लिए रुक जाए, वो बहुत ही जल्दी गिरना स्टार्ट कर देता है। ओके, एसिड रीचिंग ये है। दिस टेक्निक इज यूज टू प्रिपेयर कॉन्क्रीट सरफेस फॉर रिपेयर सो दैट रिपेयर मटेरियल कैन बी अप्लाइड इजीली। ओके, रिपेयर मटेरियल है अच्छे से सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सके, तो इसीलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड फॉर रफ एंड फ्लैट स्मूथ सरफेस विच हैज टर्न टू बी स्लिपरी ड्यू टू लॉन्ग यूज। ओके, ये हमारा जो सरफेस है उसको रफ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, रिएक्शन करने के बाद वो सीमेंट को धीरे धीरे वहाँ से हटा देती है और उसको सरफेस को रफ कर देती है। जितना भी स्मूथ सरफेस है तो उसको वो रफ कर देती है। ठीक है, इन दिस मेथड डाइल्यूट एसिड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस एंड ब्रूम्ड अंटिल द बबल सीज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? केमिकल जो हमारा एसिड है उसको हम अपने कॉन्क्रीट सरफेस पे छिड़क देते हैं। ठीक है, और जो झाड़ू होती हैं उनसे हम वहाँ से उसको साफ करते हैं। ऐसा हम जब तक करते रहते हैं जब तक कि उस पर बबल आना बंद ना हो जाए। ठीक है, बबल सीज्ड का मतलब है जो भी उस पर हम कभी कोई एसिड गिरता है तो आप देखेंगे वहाँ पे बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तभी वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और हम उसको तब तक वहाँ पे छिड़कते रहेंगे, झाड़ू से उसको साफ करते रहेंगे जब तक वहाँ पे बबल्स आना बंद ना हो जाए। ठीक है, बबल्स आने बंद का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे जो भी केमिकल, जो भी एसिड हम वहाँ पे डाल रहे हैं उसकी रिएक्शन होना बंद हो गया है। रिएक्शन कब बंद हो गई? जब वहाँ पे सीमेंटेड पार्टिकल जो भी हैं वो वहाँ से निकल गए होंगे और हमारा जो सरफेस है वो रफ हो चुका होगा। देन द सरफेस इज थोरोली फ्लश्ड विद क्लीन वाटर। उसके बाद साफ पानी से उस सरफेस को हम धो देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सुटेबल वेंटिलेशन ऑफ द एरिया शुड बी प्रोवाइड। ओके, जब ऐसा हम करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे हवा का आदान प्रदान बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी गैसें इकट्ठी हो जाती हैं और वो वहाँ से अगर वेंटिलेट ना हो तो हार्मफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो वो एरिया अच्छे से हमारा वेंटिलेट होना चाहिए, ये उसमें कंडीशन है। ठीक है, तो ये टेक्निक थी हमारी एसिड ईचिंग। नेक्स्ट है केमिकल क्लीनिंग। इसमें हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं जो कि है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम फॉस्फेट विद हॉट वाटर इज यूज्ड टू रिमूव वेरियस कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स क्या होता है? जो धीरे धीरे हमारे सीमेंट या कंक्रीट सरफेस को खराब करते रहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स एंड इमल्सिफायर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कंक्रीट सरफेस पे ये एक स्प्रे नोजल की मदद से इस सॉल्यूशन को अप्लाई किया जा रहा है और जहाँ जहाँ ये अप्लाई हो रहा है वहाँ से ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल क्लीनिंग।
फिर आती है सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग का मतलब क्या है? इन दिस मेथड सरफेस प्रिपरेशन फाइन एग्रीगेट्स abrasive propelled by clean compressed air are thrown on the surface to be prepared. ओके, जो भी सरफेस हमें तैयार करना है, ठीक है, रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस के लिए हम इसको तैयार करना है, तो उस पर हम क्या करते हैं, प्रेशर गन की मदद से वहाँ पे फाइन एग्रीगेट है उसको उस पर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं प्रेशर की वजह से। और वो जो एग्रीगेट जब टकराता है किसी भी सरफेस पे, तो उस पर जितना भी आपका रस्ट लगा हो, जंग लगा हो, या मिट्टी लगी हो, या फिर और भी कोई चीज़ हो, उसको वो अपने ताकत की वजह से जब इम्पैक्ट पड़ता है उस सैंड का, तो उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये पाइप जंग लगी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, पीछे से ये वर्कर यहाँ पे इसको ट्रीट करता आ रहा है। ओके, तो ये पावरफुल नोजल है जहाँ से सैंड को काफ़ी फोर्स के साथ बाहर फेंका जाता है, और जहाँ जहाँ सैंड ये टकराता है वहाँ से ये जितना भी जंग है उसको वहाँ से हटा देता है। तो देखिए ये बिल्कुल साफ करता हुआ आ रहा है अपनी तरफ से, और ये पोर्शन अभी बचा है, तो जैसे ही सैंड टकराता है तो वहाँ से जंग को वो रिमूव कर देता है। काफ़ी ये जो प्रोसेस है कॉस्टली होता है, ठीक है, और स्किल्ड सुपरविजन इसमें ज़रूरी होता है। जो काम करने वाला है वो भी काफ़ी स्किल्ड होना चाहिए। देखिए इसमें हेलमेट है, सेफ्टी गियर्स जो भी है वो सारे प्रॉपर होने चाहिए, नहीं तो ये जो अप्लाई करता है, जो काम करने वाला है, उसको भी हार्म कर सकता है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल मशीन होती है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से भी हम जो ये हमारा जंग है मेटल पे, उनको हम वहाँ से रिमूव करते हैं और हम अपने सरफेस को तैयार करते हैं पेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सोट ब्लास्टिंग। सोट ब्लास्टिंग भी हमारा सिमिलर है जैसा कि हमारा सैंड ब्लास्टिंग है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम छोटी छोटी मेटल की बॉल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जबकि हम उसमें सैंड का यूज़ करते थे। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो हमारी मशीन है उनको रिपेयर करने के लिए, उनको हम ठीक करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं अगर जंग लगा होता है हमारी मशीनरी पे, तो उसको हम सोट ब्लास्टिंग से रिमूव करते हैं जंग को। ठीक है, और उस पर पेंट अप्लाई करते हैं ताकि वो और उसका जो कार्यकाल है, जो उसका लाइफ स्पैन है, थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है, इन दिस मेथड impacting the surface with high velocity abrasive steel swords। ओके, abrasive steel swords, इस पे हम इम्पैक्ट करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ। द swords are thrown against the concrete from an enclosed high rotating paddle wheel। ओके, तो हम इनको हाई स्पीड के साथ थ्रो करते हैं जिस सरफेस को हमें रिपेयर करना हो। द abrasive dust and contaminants are then removed by separated by dust collector। ओके, डस्ट कलेक्टर होता है वो इन सब धूल मिट्टी पार्टिकल को इकट्ठा कर लेता है और उसको अलग से कर देता है। इट प्रोवाइड ए क्लीन फिजिकली साउंड सबस्ट्रेट with a relative uniform texture। This method is particularly used for cost efficient on large unobstructed horizontal surface। ओके, इसका क्या मतलब है, काफ़ी अच्छा ये प्रोसेस होता है। साउंड बिल्कुल जो सरफेस पे हम इसको ट्रीट करेंगे वो बिल्कुल अच्छा तैयार होके आपको मिलेगा, यूनिफॉर्म टेक्सचर होगा। ठीक है, और ये हम जब यूज़ करते हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट ना हो आपकी मशीन के बीच में और आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप साफ करना है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो पावरफुल मशीन के साथ हम ऑपरेट करते हैं तो ये कई बार थोड़ा हार्मफुल साबित हो जाता है। इस केस में अगर कोई रुकावट यहाँ पे मिलेगी तो ये वापस स्प्लिट होके बाउंस होके जो काम करने वाले हैं उनको भी लग सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, इसीलिए यहाँ पे स्किल्ड आदमी हम प्रेफर करते हैं। अब है स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग का भी सेम ही प्रोसेस है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसमें ये जो इक्विपमेंट है ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी ये जाएगा गर्म भाप
इसके साथ निकलती रहती है। और जहाँ पे ये कंक्रीट सरफेस आप देख सकते हैं सारा ब्लैक हो चुका है, और जहाँ से ये भाप के द्वारा निकली हुई स्टीम, हॉट स्टीम यहाँ से निकलती है और वो गंदगी को, जितनी भी कंटेमिनेंट्स हैं वहाँ पे उन सब को वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, स्टीम क्लीनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूवल ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ वाटर सोल्यूबल कंटेमिनेंट्स दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ओके, जो भी पानी से रिलेटेड वहाँ पे कंटेमिनेंट्स हैं उन सबको ये रिमूव कर देती है। स्टीम क्लीनिंग मशीन्स प्रोड्यूस वेट और ड्राई स्टीम। ये वेट और ड्राई स्टीम दोनों टाइप की स्टीम को प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टेड एट द सरफेस इन हाई कंसंट्रेशन एंड हाई वेलोसिटी। ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ और हाई कंसंट्रेशन के साथ ये अप्लाई होता है, जहाँ पर भी हमें इसको अप्लाई करना है। डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स आर ऑफन एडेड टू वाटर टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस। ओके, इस पानी में हम कई बार डिटर्जेंट और किसी अलग केमिकल का भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, अब देखते हैं वैक्यूम क्लीनिंग। वैक्यूम क्लीनिंग तो आप सबको पता ही है, ये आपने सभी ने कभी ना कभी टीवी में या किसी मूवी में ये सबको आपने देखा होगा, तो मैंने भी वहीं देखा है, मैंने भी आज तक इसका यूज़ नहीं किया है। तो वैक्यूम क्लीनिंग क्या है, इसमें एक वैक्यूम पंप होता है जिससे ये सक करता है। ठीक है, हवा को अपने अंदर खींचता है, और हवा के साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल वो होते हैं, अलग अलग मटेरियल होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं जितने भी डस्ट पार्टिकल इसके साथ है, अनवांटेड मटेरियल है, वो इसके साथ सक होके अंदर मशीन में कलेक्ट हो जाते हैं। कलेक्टर जो होज होता है वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनिंग इज फाइनल स्टेप टू रिमूव लूज डस्ट और डर्ट ऑन ए प्रिपेयर्ड सरफेस। जो हमें सरफेस प्रिपेयर करना है वहाँ पे जितना भी हमें डस्ट पार्टिकल है, लूज पार्टिकल है, उन सबको हम वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इमीडिएटली पीरियड टू कोटिंग और पैचिंग रिपेयर कलेक्ट्स एप्लीकेशन। ठीक है, जब हम उस पर किसी भी प्रोटेक्टिव कोटिंग को अप्लाई कर रहे हों, या फिर किसी भी पैच वर्क या मोर्टार को, पेंट को वहाँ पे अप्लाई करने से पहले हमें ये वैक्यूम क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना भी लूज पार्टिकल वहाँ पे पड़े होंगे तो उन सभी को हम वैक्यूम क्लीनिंग के द्वारा वहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, बेसिक कंसिडरेशंस फॉर सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन के दौरान हमें जो बेसिक कंसिडरेशंस हैं वो क्या होती है। कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल अनसाउंड मटेरियल और एनी सरफेस कंटेमिनेंट्स। ओके, जितने भी अनसाउंड मटेरियल है, अनसाउंड का मतलब क्या होता है, काफ़ी बार ये बच्चे साउंड और अनसाउंड को अपने जो स्पीकर है उनसे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, फ़ोन के स्पीकर, आपके कंप्यूटर के स्पीकर, ये साउंड उससे रिलेट नहीं होता। साउंड का मतलब होता है अच्छा, अनसाउंड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, अच्छा बुरा यानी कि क्वालिटी में, साउंड यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं साउंड ब्रिक। ठीक है, ब्रिक साउंड का मतलब क्या है, ये हमारी अच्छी ईंट है, और अनसाउंड ब्रिक या अनसाउंड सीमेंट हम बोल देते हैं, तो ये अनसाउंड यानी कि बेकार है। ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अनसाउंड मटेरियल, जितना भी अनसाउंड मटेरियल है वो वहाँ से हटा होना चाहिए। ठीक है, जितने भी सरफेस कंटेमिनेंट से सरफेस को खराब करने वाली चीज़ें हैं वो सारी वहाँ से रिमूव होनी चाहिए। सेकंड है रिमूवल ऑफ स्पेल्ड कंक्रीट कोस्ड बाय कोरोजन और स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट में जब जंग लग जाता है तो वो कंक्रीट को थोड़ा सा हटा देता है अपने ऊपर से, तो वो सारा लूज कंक्रीट वहाँ से हटा होना चाहिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीक कंक्रीट फ्रॉम द सरफेस। कंक्रीट सरफेस पे जो भी वीक कंक्रीट होगा उसको हमें वहाँ से हटाना होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट फ्रॉम स्टील रेनफोर्समेंट। जो भी कोरोजन होता है हमारे स्टील रेनफोर्समेंट पे, उसको भी हमें रिमूव करना होता है। रिमूव द क्रैक इफ एनी फ्रॉम द सरफेस। जितने भी सरफेस पे क्रैक्स हैं, दरारें हैं, उनको हमें फिल करना होगा, उनको वहाँ से रिमूव करना होता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग रफ बट यूनिफॉर्म सरफेस। ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो सरफेस पे हमें डिफेक्ट को रिपेयर करना है तो वो हमारा रफ होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि हम पहले डिफेक्ट को ठीक करने से पहले हम ये कंसिडर करके ही आगे चलते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रैक्स रिपेयरिंग मेथड, क्रैक्स को हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।